So, hey guys, I welcome you all to the highlighting NCERT session। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया का एक छोटा सा पार्ट हाईलाइट करेंगे। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाईलाइटिंग एक्चुअली कैसे करते हैं हम। अब हिस्ट्री मैंने क्यों चूज़ की? अच्छा, सिर्फ हिस्ट्री क्यों? मैं तो दूसरे सब्जेक्ट भी उठा सकता था। तो पहली बात, I was a core history hater till नाइन्थ। नाइन्थ तक मुझे हिस्ट्री से बेइंतहा नफरत थी। बेइंतहा नफरत, द लेवल ऑफ नफरत यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर हिस्ट्री क्यों चूज़ किया? तो बेटा, टेंथ में पता नहीं टेंथ की हिस्ट्री इजी थी या फिर क्या थी, मुझे पता नहीं। मेरी एक दोस्त थी, उसने जो पढ़ा दिया भाई, हिस्ट्री से प्यार हो गया मुझे। मुझे हिस्ट्री से प्यार हो गया, दोस्त से नहीं हुआ, हिस्ट्री से प्यार हो गया। ध्यान से सुनो। तो बेटा, हिस्ट्री से प्यार हो गया अपने को। अपन तो मस्त मस्त एकदम हाईलाइट करते 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 रह गए हिस्ट्री। और हिस्ट्री इसलिए मैंने हिस्ट्री चूज़ किया है क्योंकि नाइन्थ तक मैं उसे बहुत हेट करता था, लेकिन टेंथ में अचानक हिस्ट्री के लिए एक अलग प्रकार की प्यार की भावना उठ गई मेरे अंदर। ठीक है, चलो तो हाईलाइट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करते हैं। आई नो मेरा चेहरा तुमको नहीं दिख रहा होगा, वैसे भी काला हूँ, पीछे शेडो आ रही होगी। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो बेटा हाईलाइटिंग सेशन में हम हैं। कंसेप्ट लर्निंग का चैनल है। एनी क्वेरीज यहाँ पे स्टडी रिलेटेड होना चाहिए था। यहाँ पे एक स्टडी रिलेटेड जोड़ देना ऊपर में, ओके। ओनली स्टडी रिलेटेड क्वेरीज या फिर कुछ पर्सनल लाइफ की अगर क्वेरीज है वो भी मैं आंसर कर देता हूँ। ये इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हैं। स्पैम मत कर देना, रिप्लाई दूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, हाईलाइट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लो कि कौन कौन सी लाइंस एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये है। पहले लाइन, न्यूज सिंबल्स एंड आइकन्स से कम्युनिटीज तक। देखो, ये वाली लाइन का जो मीनिंग है वो आप कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप पढ़ते हो, ये लाइन है। दूसरी लाइन थी, देखो अभी तो एमसीक्यूज आएंगे आपके। तो एमसीक्यू में पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो आई होप कि ये एमसीक्यू आई थी शायद, मुझे ढंग से याद नहीं, बट कौन सा सेट था मुझे याद नहीं। बट ये एमसीक्यू आने के भी चांसेस बनते हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म था वो कनेक्टेड था किससे? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने बस एडिट करके यहाँ पे रख रहा हूँ। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये देखो। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटीज से यहाँ तक, ओके। एंड दिस वन, कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्ज these ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट। सच्चाई क्या है हम लोग को पता है, छोड़ो। अच्छा, और एक चीज़, ये क्यूआर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यूआर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें टेक्स्ट बुक की दुनिया, एग्ज़ाम की दुनिया से बाहर निकलकर ओरिजिनल पर्पस जानना है कि बेटा हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रोल है इसका हमारे लाइफ में, तो ये सब आपको ये क्यूआर कोड में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर सर्च कर लेना बेटा। चलिए, तो वो तो थी प्रीफेस की बात है। अब आते हैं पहला टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ से इस टॉपिक से 2 5 मार्क के क्वेश्चन बनने की स्ट्रॉन्ग संभावना है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट आंसर का आप मार्क करेंगे, ये देखो, ये पहला पॉइंट है आंसर का। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, पहला पॉइंट। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ओके।
इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज, ये दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, इतना तक। कस्टम ड्यूटीज वर रेस्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है बेटा, ये थर्ड पॉइंट। चलो, थ्रो दी वॉरियर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, ये डेट की कोई ज़रूरत नहीं। देखो एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना, अगर उसके आंसर के बीच में कुछ डेट्स आ रहे हैं तो तभी उस डेट्स को लिखें जब एग्ज़ाम में पूछा गया हो, जब क्वेश्चन में पूछा गया हो। फालतू में डेट्स मत जोड़ देना, गलत कराओगे, वहीं पे मार्क खो दोगे। चलो, तो थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट बेटा। 5 मार्क का आंसर, 5 मार्क का क्वेश्चन, सिर्फ 5 पॉइंट नहीं लिख के आने हैं, जितने भी पॉइंट्स है सबको कवर करना है, जितने भी पॉइंट्स है सबको कवर करना है। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन मतलब राइट ऑल दी पॉइंट्स, 3 मार्क का क्वेश्चन मतलब राइट इन शॉर्ट, 2 मार्क का क्वेश्चन शायद नहीं आए थे, चलो 2 मार्क का क्वेश्चन राइट समथिंग अबाउट यू नो दैट इवेंट, ओके। चलो फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड forced recruitment in rural areas caused widespread anger, फिफ्थ पॉइंट। डेट्स नहीं चाहिए आंसर में, पहले ही बता दिया। क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड, ये सिक्स्थ पॉइंट। दिस, एक सेकेंड, दिस वॉज accompanied by influenza, एक सेकेंड में रुक जाओ, ये देखो, दिस वॉज accompanied by influenza epidemic and 12 to 13 million people perished as a result of the famines and epidemic, ओके। ये सेवेंथ पॉइंट है, ये सेवेंथ पॉइंट है, ओके। और थोड़ा सा हौच पौच हो गया इसको दोबारा अंडरलाइन करते वक्त हम लिखेंगे, ओके। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। What instigated, repeat, what instigated the anti-British feelings among the Indians, ये पूछ सकता है। दोबारा पूछ सकता है कि what implications did the Indians have against British, ये देखो बुक की लाइन से क्वेश्चन, ये बोर्ड में आ सकता है 5 मार्क का, 5 मार्क का आ सकता है आपका बोर्ड में। चलो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, डिस्कार्ड कर देते हैं एक बार, ओके। तो हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह में चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। चलिए आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसके पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, लास्ट में अंडरलाइन करेंगे। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? जनवरी 1915, डेट याद होनी चाहिए 1915, यहाँ पे डेट याद होनी चाहिए। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखो, दिस इज डिजाइन विद नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। अब आपको पूछ देगा व्हाट डज सत्याग्रह एम्फसाइज और व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, टू बी मोर सिंपलर। 3 मार्क का आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है। आंसर, पहला पॉइंट, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, if the cause was true, if the struggle was against injustice, then यहाँ पे no physical force was necessary to fight the oppressor, सेकेंड पॉइंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा एडिट होगा भैया, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एडिट होगा। then
नो फिजिकल फोर्स वॉज नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, ये भी आप लिख सकते हो टू बी मोर सिंपलर। ओके, थर्ड पॉइंट, ये सत्याग्रही could win the battle through non-violence, could win the battle through non-violence, थर्ड पॉइंट। ठीक है, द कॉन्साइंस, ये देखो ये देखो, ये थोड़ा सा एडिट लगेगा बेटा। द कॉन्साइंस, सेंटेंस को सुनना अच्छे से, एक बार सुनना। द कॉन्साइंस ऑफ द ओप्रेसर had to be persuaded to see the truth, instead being forced to accept the truth through the use of non-violence। अच्छे से सुनो, the conscience of the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth। इतना तक भी लिख सकते हो थोड़े से सेंटेंस बढ़ाने के लिए, थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। चलो, बाय दिस वे और बाय सत्याग्रह ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। इतना आंसर खत्म। वॉट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड, what did the सत्याग्रह emphasize, what was the idea of सत्याग्रह। देखो तीन क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के, सेम आंसर लगेगा। 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब महात्मा गांधी जब आए, उन्होंने 3 मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 में उन्होंने चंपारण इन बिहार, किसके लिए, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम को अपोज करने के लिए। 1917 में ही खेदा डिस्ट्रिक्ट, किसके लिए, सपोर्ट करने के लिए पीजेंट्स को। यहाँ पे किसको सपोर्ट करने के लिए, पीजेंट्स को, किसके अगेंस्ट, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में दोबारा किसको सपोर्ट करने के लिए, पीजेंट्स को। कहाँ गए थे, खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्यों सपोर्ट करने गए थे, ये देखो यहाँ पे रीजन है, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, sorry plague epidemic, the peasants of खेदा could not pay their revenue, so revenue collection वो चाहते थे कि रिलैक्स हो जाए। 1918 में दोबारा से महात्मा गांधी 1918 में दोबारा से महात्मा गांधी गए अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसके लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट। चलो, तीन मूवमेंट्स 1917 में पहला चंपारण गए थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम्स के अगेंस्ट में। 1917 में दोबारा खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पीजेंट्स के फेवर में। थर्ड 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में। ये 3 मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते बेटा सॉरी, रौलत एक्ट, एक 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, एक 3 मार्क का क्वेश्चन। तो देखो 1919 नेशन वाइड सत्याग्रह, रौलत एक्ट। व्हाट वाज रौलत एक्ट, व्हाट वाज रौलत एक्ट, हाउ वाज द रौलत एक्ट पास्ड, व्हाई इट वाज अपोज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडियंस। दो प्रकार के हो गए। चलो, द रौलत एक्ट had been hurriedly passed through the Imperative Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. देखो, रौलत एक्ट अगर आपको पूछा जाए, यहाँ से ये दिस की जगह सिर्फ द रौलत चिपका देना और एक्ट तो है, यहाँ तक पूरा छाप के चलाना। अगर पूछा गया रौलत एक्ट के बारे में, यही होगा आंसर। 3 मार्क हो 5 मार्क हो, इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि रिलीज हुई थी। यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में जालियनवाला बाग का रीजन छुपा हुआ है।
क्योंकि महात्मा गांधी ने हड़ताल अनाउंस की थी, ये इतनी सारी घटनाएं हुई, अप्रैल 10 को पुलिस ने फायर कर दिया, फिर मार्शल लॉ इम्पोज हो गया, फिर जनरल डायर टुक कमांड। तो जालियन वाला बाग जो होने वाला था ना, वो इसकी वजह से हुआ। ये जो हड़ताल है ना 6 अप्रैल को हुई थी, फिर ये मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, जिसकी वजह से जालियन वाला बाग हुआ। जालियन वाला बाग वेरी फेमस इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके ऊपर से चाहे 1 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का, या तो 5 मार्क का, एक क्वेश्चन तो गारंटीड है जालियन वाला बाग से। अब ये देखो, जालियन वाला बाग ऑन 13 अप्रैल जालियन वाला बाग टुक प्लेस। A large crowd, देखो ये large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government new appreciation members. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being villagers, देखो being village villagers, they were unaware of the martial law that had been imposed. ये नहीं लिखनी, for being from outside the city many, नहीं, being villagers where they were, यहाँ पे भी they एक लगा देना, यहाँ पे they लिख लेना। Being villagers, they were unaware of the martial law that had been imposed. Dad entered the area, blocked the exit point, open fired over the grounds. Open fired on the grounds. Killed hundreds, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन देखो सीक्वेंस याद रखना। पिछली बार, हाँ पिछली बार ही देखो, मेरा एक दोस्त था, वो जालियन वाला बाग पे उसके सेट पे क्वेश्चन था। उसने क्या किया, उसने लिखा डायर्ड blocked the dired opened fire on the crowd, entered the area and blocked the exit points. अब इस बात से थोड़ा सेंस निकालो। डायर पहले उसने ओपन फायर किया, फिर उसने ब्लॉक किया एग्जिट पॉइंट्स को, फिर एंटर दे दिया। अरे जब उसने ओपन फायर कर दिया फिर ब्लॉक करके क्या फायदा। तो ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले वो एरिया में घुसा, उसने एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक किया, फिर जाके उसने ओपन फायर पे क्राउड किया, सॉरी आई एम सॉरी, ओपन फायर किया क्राउड पे। तुम जानते हो ना मैं टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट तुमको एनसीईआरटी हाईलाइट करना सिखा रहा हूँ भाई। तो उसने एरिया के अंदर घुसा, ब्लॉक किया एग्जिट पॉइंट्स को, फिर फायर कर दिया क्राउड्स पे। सीक्वेंस बना रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जालियन वाला बाग एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ क्यों था? वाई डिड जालियन वाला बाग टुक प्लेस? क्वेश्चन आएगा, आंसर क्या होगा बताता हूँ। देखो इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए जस्ट इसके बाद हम जालियन वाला बाग अंडरलाइन करेंगे, फिर विल एंड दिस वीडियो। मैं जस्ट तुम्हें सिखाना चाहता था कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, एनसीईआरटी कैसे अंडरलाइन की जाती है। चलो, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जालियन वाला बाग? यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। अब ये मोरल इफेक्ट, क्या मोरल इफेक्ट भैया, क्या मोरल इफेक्ट? टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, ओके, द फीलिंग ऑफ टेरर एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जालियनवाला बाग? आंसर चले। अच्छा, रौलत एक्ट 2, फिर हम वाई नॉन कोऑपरेशन, ये छोटा सा पैराग्राफ है, देख लेंगे, फिर बाकी का आप अंडरलाइन कर लेना। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में 1 मार्क के रूप में, या फिर आपको एमसीक्यू के रूप में भी ये 2 वर्ड्स आ सकते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सोर्स के बारे में। चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं, चलो। अच्छा, एज द न्यूज़ ऑफ जालियनवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। अच्छा, अब क्राउड चली गई स्ट्रीट्स पे, क्या हुआ, क्या हुआ देखो, दो सिचुएशंस है यहाँ पे। क्या हुआ देखो, स्ट्राइक्स हुआ, क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, तीन चीज़ें हुई। पहले सिचुएशन में पीपल अटैक्ट पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पुलिस, सिंपल। स्ट्राइक हुआ, क्लैश हुआ पुलिस के साथ, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक्स हुए।
ये तीन चीज़ें फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, गवर्नमेंट अगेंस्ट द पीपल। ओके, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन, humiliate and terrorized people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salam to all sahibs. Villages, people were flushed and villages were bombed. देखो दो सिचुएशन, पहले पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट, स्ट्राइक्स, क्लैशेस, अटैक्स। फिर गवर्नमेंट अगेंस्ट पीपल, brutal repression, humiliate and terrorize, rub their noses on the ground, crawl on the streets, salams or salute to all sahibs, villages were bombed. खत्म खत्म, यही होना था, यही होना था। जालियन वाला बाग क्या रेस्पॉन्स, ये सब लिख के आना है। देखो पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, रिवाइज करते रहना बस। एटलीस्ट 5 बार तो रिवाइज हो ही जाना चाहिए बोर्ड से पहले। तो देखो अब रावलट सत्याग्रह में कमी क्या थी, रावलट सत्याग्रह में कमी क्या थी, इट वाज लिमिटेड टू मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ। Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, and this movement is famously known as the खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट देखो मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ। ओटोमन एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर था, उसके हेड को खलीफा बोला जाता है। तो जो प्रेजेंट खलीफा था ना, तो उसको शायद ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर हार गया था, तो ब्रिटिशर्स ने पहले खलीफा को हटा दिया। अब खलीफा की पावर्स को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बैठी गई थी बॉम्बे में, नाउ कॉल्ड एज मुंबई। मार्च 1919 में बैठी गई थी। डेट वेरी इंपॉर्टेंट, बॉम्बे में मार्च 1919। मैप में कई बार आ जाता है, शायद इस बार सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मैप में पहले आता था। ओके, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलके एक यूनाइटेड मास एक्शन करने की सोची ऑन द खिलाफत अंडर खिलाफत कमेटी। तो गांधी जी ने क्या देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया, डायरेक्ट पूछा गया, कभी कभी डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखो गांधी जी saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। एमसीक्यू के रूप में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी, 5 मार्क में भी खिलाफत कमेटी आ सकती है। तो कलकत्ता में एक सेशन हुआ था सितंबर 1920, मैप में कभी कभी आता है। तो उन्होंने अदर लीडर को कन्विंस किया और सोचा कि नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, खलीफा के सपोर्ट में भी और स्वराज के सपोर्ट में भी, दोनों का काम हो जाएगा भाई, मुस्लिम और हिंदू दोनों का काम हो जाएगा। चलिए अब नॉन कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क, 3 मार्कर, 5 मार्क में ही पूछा नहीं जाएगा, आई होप सो 5 मार्क में ही आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है। गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. Very important question, 1 mark, 3 marker सब में आ सकता है सिवाय 5 मार्कर के। ओके, सो गांधी जी ने और एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, पहले होने वाली थी, आई एम सॉरी, रुक जाओ, हाँ, तो पहले वो लोग सरेंडर ऑफ टाइटल्स जिनको गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था, फिर सिविल सर्विसेज के बॉयकॉट, फिर सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बॉयकॉट, स्कूल सब बॉयकॉट करने वाले थे। अगर गवर्नमेंट ने
कुछ रिप्रेस करने की कोशिश की तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपिंग लॉन्च कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन की प्लानिंग कब हुई थी? कब हुई थी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन की प्लानिंग? समर ऑफ 1920। समर ऑफ 1920। समर ऑफ 1920। महात्मा गांधी, शौकत अली, उन्होंने बहुत घूमा, सपोर्ट खींचा इस मूवमेंट के लिए। और बहुत सारे कांग्रेस के अंदर वो कंसर्न थे कि बॉयकॉट इलेक्शंस को, बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करते हैं जो नवंबर 1920 में होने वाली थी। तो बहुत ही कांग्रेस के अंदर ही झगड़ा हुआ सितंबर दिसंबर से बीच में, आधे आधे बन गए कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता, मैं इन इलेक्शंस को सपोर्ट करता हूँ, मैं इलेक्शंस को नहीं सपोर्ट करता हूँ। ऐसे ही दो ग्रुप्स बन गए उनके बीच में। छोड़ो, सितंबर और दिसंबर के बीच में ये टसल हुआ था कांग्रेस के अंदर ही। ओके, सपोर्टर्स और अपोजर ओपोनेंट्स के बीच में। तो कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। देखो, कलकत्ता में एक सेशन हुआ था, नागपुर में एक सेशन हुआ था। कलकत्ता में सेशन हुआ था तुम्हारा सितंबर 1920 और नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920। इंपॉर्टेंट है, मैप में भी आता है। कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट किया गया था। तो अब ये हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसका आंसर आपको नेक्स्ट यूनिट में है। इसका आंसर 2-3 लाइनें हैं, नेक्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये दो न्यू वर्ड्स हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी। ये वो पहला क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इंस्टिगेटेड द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमॉन्ग इंडियंस, इसमें फोर्स रिक्रूटमेंट। और बॉयकॉट जो अभी आपने देखा, ये देखो यहाँ पे बॉयकॉट वर्ड का यूज हुआ है। बॉयकॉट का मतलब क्या, कि रिफ्यूज कर देना या फिर पार्टिसिपेट करना एक्टिविटीज में, कि एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट ही होता है बॉयकॉट। अब देखो, ये सोर्स पे क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया, बट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। इसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही फिलोसॉफिकल वाला आएगा, आपको पूछ लेगा व्हाट इज पैसिव रेजिस्टेंस। ये आप पैराग्राफ पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पैसिव रेजिस्टेंस। तो चलिए बेटा, यही था हमारे वीडियो के लिए। अब बोलोगे एनसीईआरटी तो हाईलाइट करा है नहीं, हाईलाइट करिए। चलो चलो भैया, हाईलाइट करिए। चलो, पहले हाईलाइट, new symbols and icons, new songs and ideas, forged new links and redefined the boundaries of communities। इसको हाईलाइट करना। देखो, हाईलाइट हम क्यों कर रहे हैं, हमें रिवीजन के लिए काम आएंगी हाईलाइटर्स। People began discovering their unity in the process of the struggle under with colonialism, growth of modern nationalism, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। देखो, बस कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है, पूरे पूरे सेंटेंस अंडरलाइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे वॉर, वॉर, इकोनॉमिक और न्यू, न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। देखो, पूरी सेंटेंसेस अंडरलाइन नहीं करोगे, सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे तो भी चलेगा। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर financed by war loans, and increasing taxes. Custom duties raised, income tax introduced. Custom duties raised or income tax introduced. Warriors prices increased, extreme hardship, common people, villagers, villages, supply soldiers, forced recruitment, rural areas, widespread anger, crops failed, acute shortages of food, influenza epidemic, 12 to 13 million people died.
इसको आप डाइट भी लिख सकते हो। इतना पेरिस्टोरिस इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, इधर देखो, पावर ऑफ ट्रुथ, नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, स्ट्रगल, अनन्या पांडे वाला नहीं, अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स, नॉट नेसेसरी, सत्याग्रही, वेन, नॉन वायलेंस, कंसाइंस, oppressor, oppressor, persuaded to see the truth, forced to accept truth, इंस्टेड भी कर दो, इंस्टेड भी कर दो, फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ। ओके, कितना था। और 1917 चंपारण इन बिहार, 1917 खेदड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। शायद ये मैप में भी है, आई होप सो, उस साल होगा। 1918 अहमदाबाद, अहमदाबाद 1918 अहमदाबाद। रौलत एक्ट में ये लाइन छोड़ दो, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना अंडरलाइन कर लेना, रौलत एक्ट 1919 में ये लॉन्च हुआ था। और ये लाइन अंडरलाइन कर दो, हड़ताल ऑन अप्रैल 6 एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। 13 अप्रैल जालियनवाला बाग, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। पूरा छाप के चले आना बेटा। विलेजर्स अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करना। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द ग्राउंड्स ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। देखो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार पहले मैं इसे ही बोल चुका हूँ। और एक चीज़, मोरल इफेक्ट, मोरल इफेक्ट भी कर देना। और यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम समझ चुके हो। यहाँ पे बस हिंद स्वराज एक होगा, उसको कर लेना। यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर लेना। यहाँ पे survived only because of this cooperation, refused to cooperate, स्वराज उड़कम, स्वराज उड़कम। ओके, तो बेटा चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, बट क्या करें यार, संभाल लेना। देखो मैं बस आपको ये वीडियो का ये सोल पर्पस था कि आपको एनसीईआरटी, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, हाँ, तो ये वीडियो का सोल पर्पस था कि आपको बताया जाए कि एनसीईआरटी कैसे अंडरलाइन करनी है। अब अगर आपको समझ आ गया तो जाओ एनसीईआरटी उठाओ, अंडरलाइन करो, हर एक सब्जेक्ट अंडरलाइन करो, किसी भी सब्जेक्ट मत छोड़ना। और एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले 5 टाइम्स रिवीजन तो होना ही चाहिए बेटा, 5 टाइम्स प्लीज़, मेरे खातिर कर लो, खुद की खातिर नहीं, मेरे खातिर कर लो, 5 बार रिवाइज कर लेना। और तो बेटा ये मैं प्रीमियर कर दूंगा या फिर मैं डायरेक्ट रिकॉर्डेड ही डाल दूंगा, थोड़ा सा इश्यूज हो गया लाइफ के साथ, देखेंगे हम अगली बार कभी लाइव करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स। और जाओ एनसीईआरटी हाईलाइट करो। और अगर समझ आया, कुछ समझ आया अगर दिमाग में, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनको भी तो बताओ यार हाईलाइट कैसे करनी है एनसीईआरटी, आधे लोगों को पता नहीं होती है हाईलाइट कैसे करनी है एनसीईआरटी। बोर्ड एग्जाम के लिए एक प्रो टिप, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर इजी आने वाला है, पेपर इजी आने वाला है। तुम अगर पढ़ के गए होगे तुम्हारे लिए सब इजी होगा, तुम अगर नहीं पढ़ के गए होगे तुम्हारे लिए सब हार्ड होगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। हम मुलाकात होगी अगले आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए धन्यवाद।